हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रियंका आज आपसे बात करने वाली हूँ बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम कम से कम 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे और ये जो सीरीज है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता का जो अलग से टॉपिक आता है बीएसटीसी में कम से कम 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 नंबर का जो है आपका ये मैटर रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण अभिक्षमता क्या है। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। शिक्षण अभिक्षमता है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों जो है शिक्षण अभिक्षमता एक टीचर में होनी चाहिए, और शिक्षण अभिक्षमता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रश्न तो हम बाद में शुरू करेंगे, पहला आज चीज समझ लें, आ भी इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले समझते हैं शिक्षण अभिक्षमता क्या है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो देखो, जो शिक्षण कार्य होता है, चाहे शिक्षण सिद्धांत होता है, चाहे उसकी विधियाँ होती है, उन सभी में अगर अभिरुचि है ना हमारी, उन सभी में क्या है, अभिरुचि है, तो वो क्या होती है, शिक्षण अभिक्षमता होती है। ठीक है, शिक्षण क्या होता है, एक कला होती है जिसमें क्या होता है, जो भी शिक्षक होता है उसकी प्रतिभा, उसकी सृजन क्षमता, वो सारी जो है उस कला में निहित होती है। तो शिक्षण कार्य जो है ना, वो एक ऐसी कार्य प्रणाली होती है, शिक्षण कार्य जो क्या होता है, सामाजिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे अनुकूलित प्रशिक्षु हो, उन सभी को क्या है, ज्ञान देने की कला होती है। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसमें अपनी शिक्षण के बारे में पूरा नॉलेज होता है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो भौतिक दृष्टि से देख लो, चाहे अपने जो प्रशिक्षु है, जो उसके जो भी छात्र उसके सामने बैठे हैं उसको समझाने के तरीके से देख लो। अगर वो सारी कला उसमें है ना, तभी वो अच्छे से शिक्षण करवा सकता है। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जो शिक्षण अभिक्षमता है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जब आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आप एक टीचर बन रहे हो तो आपके लिए शिक्षण अभिक्षमता होनी क्यों जरूरी है, क्यों आपको जो है इतना बड़ा ये जो इसका पाठ दे रखा है। तो हम देखते हैं कि जो शिक्षण अभिक्षमता वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये क्या करती है, जो सीधे शिक्षण और जो सीखने का जो गुणवत्ता होती है उसको प्रभावित करती है। शिक्षण एक शिक्षक करवाता है, ठीक है, और सीखना, शिक्षण कौन करवाता है, शिक्षक करवाता है, और सीखना कौन करता है, छात्र करता है। ठीक है, तो जो शिक्षण और अधिगम, यानी कि जो अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसको जो है उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है शिक्षण अभिक्षमता। उच्च जो शिक्षण अभिक्षमता योग्यता वाले जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने छात्रों की सभी ज़रूरतों को समझते हैं, उनके अनुसार अपनी शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं, और अपना जो शिक्षण होता है ना उसको प्रभावी तरीके से, आकर्षक तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो कक्षा का वातावरण है, क्लास का वातावरण वो प्रभावी बना रहे, बच्चे से ज़्यादा सीखें। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षक अभिक्षमता होनी जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो शिक्षण अभिक्षमता है, हमने ये समझ लिया कि शिक्षण अभिक्षमता क्या है, ये क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए, और अब हम देख लें कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर ये जो इतना बड़ा टॉपिक दे रखा है हमारे लिए, तो इसका उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए क्यों ये ज़रूरी है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी औपचारिक तरीका हो चाहे अनौपचारिक तरीका हो, उससे क्या है, हम उस हर एक स्थिति में, चाहे वो औपचारिक स्थिति हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे घर में, अगर हमें एक शिक्षक के अंदर इस प्रकार की क्षमता है तो वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है। विद्यार्थियों तक सूचना होती है, जो भी ज्ञान है होता है उसका संचार अच्छे तरीके से कर सकता है। शिक्षण में जो है शिक्षक की जानकारी जो है उसको रोचक बनाने के लिए उसके पास इस तरह का तरीका होना चाहिए ताकि वो अपनी जानकारी को आसानी से बच्चों तक पहुंचा सके। और जो अच्छा शिक्षण होता है वो एक टीचर के जो बिहेव है उसको भी जो है बहुत ही मायने करता है। वो क्या करता है, अगर उसका शिक्षण अच्छा होगा तो वो छात्रों को, समाज को और आसपास के वातावरण को भी समायोजित कर सकता है। तो ये रहता है इससे शिक्षण अभिक्षमता का उद्देश्य। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं इन प्रश्नों पर। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि शिक्षण अभिक्षमता क्या है, क्यों जरूरी है एक शिक्षक के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स टू स्टडी। तो अब हम पहला क्वेश्चन जो इसका सॉल्व करने जा रहे हैं कि अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है, क्यों है। ऑप्शन देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार और अपवादों से मुक्त है, ठीक है भी। जागरूकता के सृजन और संवर्धन के अवसर मिलते हैं, ठीक है, ये भी होता है। सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है, ये भी है। अपना कार्य ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है, हाँ, ये चारों टॉपिक है। लेकिन
प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा किस में होती है? क्यों ये प्रतिष्ठित माना जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, समाज के सुधार के लिए आवश्यक है। अभी हमने समझा कि जो शिक्षण अभिक्षमता उसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि जो शिक्षक है उसके पास इस तरह का तरीका हो अपने ज्ञान को समझाने के लिए, चाहे वो अपने आसपास का वातावरण, चाहे वो छात्र हो, चाहे उसका सामाजिक वातावरण हो, उसमें वो अच्छे से जो है अपना जो भी विचार है वो प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है कि सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। ये जो शिक्षण अभिक्षमता का जो टॉपिक है ना, वो ज़्यादातर आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके माइंड में किस तरह के विचार रहते हैं कि सोचो आप एक शिक्षक हो और आप आगे जाके स्कूल में बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे। तो ये सब तरीका जो है वो इसमें रहता है। तो यहाँ पे देखो कि बच्चों को कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए मृदुल रूपांतरण से, बी अगर अध्यापक उनकी मदद करे, सी लगातार मूल्यांकन से, और डी समुचित पुरस्कार द्वारा। तो हम इसमें देखते हैं कि ये ऑप्शन सारे ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार से कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो वो लगातार मूल्यांकन से। बच्चा कब क्या सीख रहा है, कब वो पढ़ाई कर रहा है, कब वो खेल रहा है, कब उसको मतलब आपस में बात करने का मन है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान करेंगे, यानी कि लगातार मूल्यांकन करेंगे। अगर बच्चा क्लास में बैठा तो किस तरह से वो खेल के मैदान में किस तरह से बैठा है, वो परिवार में जाके किस तरह से बात करता है, तो इन सारी चीज़ों का अगर हम मूल्यांकन करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो हम उस बच्चे की जो है हर एक जो एक्टिविटी उसको समझ लेंगे और किस तरह से बच्चा पढ़ने में रुचि रखेगा उस तरीके को हम जान लेंगे। तो इसका राइट आंसर है लगातार मूल्यांकन से। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के मामले में मेरा मत है कि, जैसे कि आप एक अध्यापक और आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो जो प्री BSTC का जो आप एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें इसी तरह के आपके माइंड सेटअप पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको पढ़कर किस तरह से अच्छे उसका आंसर दे सकते हो। बाकी एक प्रश्न जो है 3 नंबर का रहता है, वो आप पे है। आप समझ लो इसे कि अध्यापक जब प्राइवेट ट्यूशन कर सकता है, तो इसके मामले में एक टीचर होने के नाते आपका क्या विचार है? कानून से इस पर पूर्ण पाबंदी लगा दोगे कि ना भाई टीचर तो कौन पढ़ावे नहीं। दूसरे इसकी खुली छूट दे दोगे कि हाँ स्कूल में तो मास्टर जी पढ़ावे कौन नहीं, टावरन के दे घर आज भाई मैं तो पढ़ाऊंगा घर है, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरी है कि कुछ सीमा तक इस पर बंधन हो कि भाई गुरुजी थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा दिया और थोड़ा बहुत घर आगे पढ़ा दिया, और घर आगे पढ़ा जी कम के भाई मैं तो प्राइवेट पढ़ाऊंगा, रिपे लूँगा। तो ये भी बात सही है क्या? हम इसमें समझते हैं कि कुछ एक स्थितियों में इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। हाँ कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में जो एक घंटा निकलता है, जैसे कि मान लो इंग्लिश का आप मान लो एक पीरियड चल रहा है, तो वो कम से कम 40 मिनट या 45 मिनट, हो सके 30 मिनट का रहता है। कोई एक टॉपिक आप समझाना चाह रहे हो, वो पूरा नहीं समझ पा रहे, यानी कि आप समझा भी नहीं पा रहे हो, उतना टाइम भी नहीं आपके पास, बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज रह जाती है, तो आप ये कह सकते हो बच्चों की भाई हाँ कोई नहीं शाम में आ जाइए तो मैं समझा दूंगा। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि कुछ एक स्थितियों में इजाज़त मिलनी चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु क्या है। बेसिक शिक्षा, सबसे बड़ी बात तो यहीं से निकल के आती है कि बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया था ये बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट। तो देखो ये जो बेसिक शिक्षा की देन है ना, वो अपना भारत की है। भारत में महात्मा गांधी जी ने 1930 के लगभग जो है ये उनका विचार आया था। बेसिक शिक्षा का मतलब क्या है कि जो बच्चों के जो शिक्षा है ना, वो इस प्रकार से दी जाए कि वो रटी रटाई शिक्षा ना ग्रहण करे, कि भाई मान स्कूल में आया टबर किताब पढ़ ली घर उड़ गया, जो भी ज्ञान था वो रट लिया, दूसरे दिन फिर वो रटा रटा के बोल दिया। बेसिक शिक्षा में इस चीज़ को शामिल किया जाता है कि बच्चा जो कुछ सीख रहा है ना, वो खुद हाथ से करके देखे। यहाँ पे बताया जाता है कि जो ज्ञान होता है ना, वो स्थायी तब भी होता है जब बच्चा उसको खुद करके सीखे। तो हम इसमें कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु हस्तकौशल प्रशिक्षण होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जब ये जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था ना, बाद में इसे सभी ने अपनाया था। इसमें बेसिक रूप से जैसे गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को चरखा चलाना सिखाओ, और बच्चों को छोटी मोटी जो है जैसे हम बोल सकते हैं बाड़ी लगाना, बगीचे लगाना, वो करना सिखाओ। तो उससे बच्चे को एक तो नॉलेज होगा, जैसे कि हम बच्चों को बाड़ी लगाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि बागवानी के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चों को ये पता होगा कि बीज को कैसे बोना है, कब उसमें पानी देना है, कब वो उसका पौधा बनेगा, कब उससे फल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ज्ञान होगी कब होगी, जब बच्चा खुद हस्तकौशल सीखेगा। तो ये प्रशिक्षण बच्चों को साथ में देनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मेनली जो है वो प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए ही जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शून्य किस देश की देन है? तो ये जो शून्य है भारत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, तो ये किसकी देन है? भारत की देन है। ये तो हमें पता है, भारत भाई गुरु है सबका।
अब आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आया आपके लिए। देखो इसका मतलब क्या, प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार करना। दूसरा है कि कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना। तीसरा है प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना। चौथा है अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। तो मेनली आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना, ये जो है पहली बात तो है कि केंद्र पोषित कार्यक्रम है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। जब हमारी 1986 की शिक्षा नीति आई थी ना, 1986 की शिक्षा नीति राजीव गांधी के टाइम में जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी, उन्होंने जस्ट 1987 में पूरे भारत में यानी कि पूरे इंडिया में ये काम जो है, ये प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी 1986 की, तो उसके बाद जस्ट उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की। 1987 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम चला, जिसमें ये कहा गया कि जो प्राथमिक विद्यालय है ना, जो भी प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, उनको जो न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक डस्टर हो गया, या फिर टेबल चेयर वगैरह होगी, बुक्स होगी, इन सारी चीज़ों को क्या है अवेलेबल किया जाए, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यानी कि प्राथमिक स्कूलों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं ना, उनको पूरा किया जाए, ये ही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम। ठीक, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। क्या निर्धनता विकास में रुकावट है? क्या ज्ञान का विस्फोट रुकावट? अरे ज्ञान को विस्फोटों से तो रुकावट क्या आएगी, वो तो फिर तो ज़्यादा विकास होगा। निरक्षरता और अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण, निर्धनता और ज्ञान का विस्फोट, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है निरक्षरता का। जितने अनपढ़ लोग होंगे वो उतना ही कम जो है इस विज्ञान की तकनीक को या जो भी है प्रगति की तकनीक को कम समझ पाएंगे, तो क्या है विकास कम होगा। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है, निरक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा जो है उसका क्या उद्देश्य है। नंबर ए आर्थिक विकास, नंबर बी सभ्यता का विकास, नंबर सी काम चलाने योग्य योग्यता, और नंबर डी राष्ट्र का विकास। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि राष्ट्र के विकास में कौन सी रुकावट है, तो वह है निरक्षरता। तो अब हम आज की जनरेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा निरक्षर जो मान लो कि पीछे की उम्र के जो बुजुर्ग थे वो निरक्षर थे। तो इस प्रकार से जो है ये भी एक कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम जो है 1978 से शुरू हुआ था। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 1978 से शुरू हुआ था, और ये जो है भारत सरकार का एक प्राथमिक कार्यक्रम था कि जो है इसका उद्देश्य क्या था कि जो 5 साल तक जो है इसका उद्देश्य रखा गया कि 5 साल के अंत तक जो है जितने भी प्रौढ़ लोग हैं उनको क्या है शिक्षा दी जाए, ताकि वो क्या करें, कम से कम इस लेवल तक वो मान लो अपना काम कर सके कि अपना वो साइन कर सकें या फिर कुछ चीज़ को पढ़ सकें, समझ सकें। तो इन प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए ताकि वो राष्ट्र के विकास में भागीदार हो सकें, तो इसके लिए 1978 में ये जो है भारत सरकार की एक पहल थी, ये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, अगर जो दूसरे देश हैं उनसे ज़्यादा अगर वो अस्त्र शस्त्र रखता है तो क्या वो बड़ा माना जाएगा। नंबर बी देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, और नंबर सी उस देश में नए आविष्कार होते रहें, और नंबर डी कट्टर धार्मिकता हो। ये तो स्पष्ट विनाश होता है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। और देश के लोग अधिक राष्ट्रवादी और शिक्षित, हाँ ये ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो इसका आंसर रहने वाला है वो है कि उस देश में नए नए आविष्कार होते हैं। जितने आविष्कार होंगे, जितना विज्ञान डेवलप होगा, उतनी ही लोगों की सोच डेवलप होगी और उतना ही उस राष्ट्र का विकास होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक शिक्षा को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा की शिक्षा क्या है, ठीक है, और इसे जो है आधुनिक दृष्टिकोण से इसे क्या माना जाता है। और जैसे कि हम भारत में देख लें कि आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है, विश्व में जनक कौन है, इस तरह से बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षा क्या है। देखो शिक्षा जो होती है ना, वो क्या है, किसी भी व्यक्ति को समृद्ध और संपन्न बनाती है। शिक्षा जो है मानव को मानवता सिखाती है कि किस तरह से हमें जो है अपना बिहेव करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमें किस चीज़ का नॉलेज आना चाहिए, ये शिक्षा से मिलती है। देखो शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या है जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को जो है शिक्षित होना चाहिए, ताकि वो एक अपना जो जीवन है उसको बेहतर से बेहतर बना सके। देखो अगर आप शिक्षित हैं ना, तो आप जीवन की हर समस्या का समाधान जो है बड़ी सूझबूझ के साथ कर सकते हैं। तो ये जो है शिक्षा का महत्व रहता है।
अब इसमें देख लेते हैं कि जो शिक्षा की आधुनिक रूप है ना वो क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक शिक्षा को क्या माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा जो है ना इस धारणा को ये इंगित करती है कि बालक का जो है ना सर्वांगीण विकास हो। सबसे बड़ी बात आधुनिक शिक्षा की जो निकल के आती है वो ये है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। और जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम संबंधी और आगामी जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उन सभी प्रक्रियाओं को, अनुभवों को सम्मिलित करके जो भी पाठ्यक्रम है उसको लचीला बनाया जाए, उसको प्रगतिशील बनाने पर जोर दिया जाए, ताकि जो प्रत्येक बालक है ना, प्रत्येक शिक्षक है ना, जो प्रत्येक बच्चा है ना वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, मेन बात इसमें क्या रहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वो हर चीज़ को अपनी आवश्यकताओं के साथ और अपनी रुचि के साथ उसे सीख सके। मेन बात क्या है, पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए। अगर बच्चा खेल से सीखना चाहता है तो खेल से सिखाया जाए, अगर बच्चा पढ़कर सीखना चाहता है तो पढ़कर सिखाया जाए। अगर बच्चे का ये मतलब मोटिव हो कि वो बोर्ड पर जाकर खुद पढ़ाई और शिक्षक पीछे बैठ के उसे देखे सुने और अगर कहीं गलत हो तो उसे कोई राय दे, तो ये सभी चीज़ें जो है आधुनिक शिक्षा के मैटर में काम करती है। ठीक है, ताकि बच्चा अपनी अभिरुचि आवश्यकता के साथ अनुसार सीखे और समाज में भी उसी तरह की जो कह सकते हैं एक प्रकार का साहस, एक प्रकार का जो आत्मविश्वास है वो डेवलप हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि जो आधुनिक जो शिक्षा है उसके पिता कौन है, आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं इवान जो पेट्रोविच पावलोव थे ना, जो पावलोव का सिद्धांत है, जब हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत, तो उनके सिद्धांत को जो है आधुनिक शिक्षा की देन माना जाता है। अब रही बात कि भारत में, इंडिया में हम देखें तो इंडिया में इस आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है, तो जो विलियम बेंटिक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से लेके 1834 तक थे, वो भारत के सबसे उदार और प्रबुद्ध कह सकते हैं इनकी शिक्षाविद, गवर्नर जनरल थे। उन्होंने जो है भारत में जो है आधुनिक जो पश्चिमी शिक्षा है ना वो यहाँ पे शुरू की थी। जैसे कि हम कह सकते हैं इंग्लिश पढ़ाना, तो वो उन्हीं के काम से शुरू हुआ था। बेंटिक ने वैसे भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि सती प्रथा का अंत किया था और अन्य भी जितनी भी मान लो क्रूर जो परंपराएं चल रही थी उनका भी उन्होंने दोहन किया था, उनको भी उन्होंने नहीं माना था, स्वीकार कर दिया था। तो इस तरह से भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जो जनक है वो विलियम बेंटिक को कहा जाता है। तो ये हमने समझा है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा क्या है, आधुनिक शिक्षा का क्या मैटर है। आधुनिक शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो। तो हम देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा को क्या माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन, नंबर बी व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, नंबर सी जागृति उत्पन्न करने का साधन और नंबर डी व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो इसमें जो सबसे जो प्रमुख जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है जागृति उत्पन्न करने का साधन। जैसे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, उनमें आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, ये जो सब कलाएं आएगी तो उनमें जागृति का विकास होगा। वो अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज को भी जागृत करेंगे और विकसित करेंगे। ठीक, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। वर्तमान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, इसका उद्देश्य ये है कि जागृति उत्पन्न करने का साधन उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे अपने तरीके से अच्छे से समझ सकें, सीख सकें। नेक्स्ट में है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है। नंबर ए, अच्छी पाठ्यपुस्तक निर्धारित करना। पाठ्यपुस्तक की किताब लियो, बड़े सारे टाबर पढ़े रखा, शिक्षा का स्तर पता नहीं ऊंचा होगा नहीं होगा, बल्कि जो किताब है उनके बोझ से बच्चा दब जरूर जाएगा। नंबर बी कि मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, वो तो ठीक ठाक है। नंबर 3 है कि अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना। नंबर 4 है पुस्तकालय में सुधार करना। हाँ, कि पुस्तकालय में सुधार कर लो, बहुत सारी किताब लियो। नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिए। अच्छे अध्यापक मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि शिक्षण अभिक्षमता क्यों होनी चाहिए, तो वो हमने अभी देखा था कि शिक्षण अभिक्षमता अध्यापक इस प्रकार का हो कि उसे सब चीज़ को समझाने का तरीका हो। मेन बात ये है, वो बच्चों को प्रोत्साहित करे, न कि डांटे, बच्चों से प्रश्न करे, न कि बच्चों के प्रश्न करने पर उन्हें दबाए। इस तरह के अगर अध्यापक होंगे, वो टाइम का पालन करेंगे, वो हर एक चीज़ को खेल खेल में बच्चों को समझा देंगे, आसपास के जो भी वातावरण है उसके बारे में बच्चों को ज्ञान देते रहेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करने से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ पाएगा। अच्छा अध्यापक जो है वो हमेशा अपने बच्चों को जो है प्रोत्साहित करता रहता है, न कि उन्हें दबाता है। नंबर 13, वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। नंबर 1 कि ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें यह मूल्य परिलक्षित हो। नंबर बी, इन मूल्यों के महत्व के बारे में पढ़ाना।
नंबर सी, इन मूल्यों के बारे में बताने का दायित्व माता पिता का है। नंबर सी डी, इन मूल्यों से संबंधित साहित्य वितरित करना। साहित्य की किताबें बांट दो, टाबर पढ़ना तो पढ़ ले सी, और माता पिता ने कह दियो कि थे जो सिखाना है वो घर ही सिखाओ, स्कूल में की कौन में। और नंबर बी कह रहा है कि मूल्यों का महत्व के बारे में पढ़ाना, कि सामाजिक मूल्य की है तो पढ़ाना को नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इससे माहौल तैयार करना। जैसे कि अगर शिक्षक, एक शिक्षक पर लेके देख लेते हैं कि अगर शिक्षक जो है खुद टाइम पर आ रहा, मान लो 7 बजे स्कूल का टाइम है तो वह टाइम पर आ रहा है, तो बच्चे उसे देखेंगे, तो देख के बच्चे क्या उसका अनुकरण करेंगे। और कुछ इस तरह के माहौल तैयार करना, जैसे कि हम कोई ड्राइंग जो है कंपटीशन करवा रहे हैं, बच्चों को खुद से कॉपी पेन दे दी कि आपको जो भी मतलब काम करना आप खुद से सीखो, खुद से करो, तो बच्चे क्या खुद करने के लिए प्रेरित होंगे। उनमें हम जो मूल्य का विकास करना चाह रहे हैं ना, जैसे उनको अनुशासित करना, उनको मतलब हर एक चीज़ समझाना, तो वो बच्चे खुद डेवलप करेंगे अगर उन्हें इस चीज़ को करने का उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनके विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं 14 नंबर कि आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे। लगन एवं मेहनत से शिक्षण कार्य करेंगे। बी, प्रधानाचार्य से तत्काल ठोस कदम उठाने की पेशकश करेंगे। भाई टाबर पड्डा को नहीं डंडा उठा लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियाँ अपनाएंगे। और नंबर डी, मूक दर्शक रहकर अपना कार्य करते रहेंगे। भाई क्लास में जाइए, पढ़ाइए, थोड़ा बहुत पढ़ा ठीक है, नहीं तो अपन के रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं है। इसमें यह होगा कि विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियाँ अपनाएंगे। लघु युक्तियाँ मतलब क्लास टाइम में बच्चों को पढ़ाओ, क्लास टाइम पूरा हो गया उसके बाद चाहे हो उसके स्कूल के मान लो 7 घंटे तो लास्ट का 1 घंटा बच्चों को खेलने के लिए दिया जाए। जरूरी नहीं है कि बच्चों को मतलब हर टाइम होमवर्क वो बच्चा स्कूल में भी होमवर्क कर रहा है, घर जाके भी होमवर्क कर रहा है, तो बच्चा सीखेगा कब। तो उसे इस तरह से, यानी कि एक मतलब ये है कि बच्चों को खोजने के लिए प्रेरित करना। बच्चा जितना खुद खोज के सीखेगा तो वो खुद अच्छा करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, विद्यालय का जो है परीक्षा परिणाम उत्तम होगा। खेल प्रतियोगिता होगी, ड्राइंग कंपटीशन होगी, बहुत सारे ऐसे करवाएंगे बच्चों से जिससे क्या वो सीख सकेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किंडरगार्टन शिक्षा के मौलिक उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किंडरगार्टन क्या है। किंडरगार्टन जो ये शब्द है ना, ये है जर्मन भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और ये दिए किसने था? फ्रोबेल ने, जो शिक्षाविद हैं फ्रोबेल, उन्होंने ये किंडरगार्टन शब्द दिया था। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा। किंडर का मतलब बच्चे और गार्डन का मतलब बगीचा, बच्चों का बगीचा, ये इसका मतलब होता है। मेनली बात ये है कि जर्मन भाषा का शब्द है, फ्रोबेल ने दिया था, इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। इसमें ये क्या होता है, जो कि घरेलू शिक्षा है ना, उसको इस तरीके से औपचारिक तरीके से स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आपको बैग रखना है, कैसे मतलब कुछ और काम करना है, खाना कैसे खाना है। यानी कि प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे होते हैं ना, जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, जैसे 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के, उन बच्चों को सिखाने के लिए ये बनाया जाता है। जैसे कि आज भी चल रहा है UKG, LKG, जैसे कि लोअर किंडरगार्टन, LKG लोअर किंडरगार्टन होता है और UKG अपर किंडरगार्टन होता है। तो इस तरह के जो है शेड्यूल है वो जर्मन जो वैज्ञानिक शिक्षाविद थे फ्रोबेल, उन्होंने बनाए थे। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है। मौलिक उद्देश्य नंबर 1, कार्य करने की आदतों का विकास करना ताकि बालक स्कूल कार्य में उत्तम समायोजन कर सके। नंबर 2, स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालक को प्रशिक्षण करना। भाई स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, सिर्फ वही प्रशिक्षण देना। नंबर C, बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना, सामाजिक विकास को उत्पन्न करना। नंबर D, बालकों को औपचारिक शिक्षा से परिचित कराना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न करना। बालक को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, आसपास के वातावरण, यहाँ तक कि समाज में किस तरह से जो है कार्य करने चाहिए और किस तरह से वो उसे मैनेज कर सकता है। तो वो सारी शिक्षा, यानी कि जो घरेलू जो व्यवहार होता है ना, बच्चा अपने यहाँ पे रह के, परिवार में रह के किस तरह से अपने अड़ोस पड़ोसी से, समाज से व्यवहार करता है, तो वो सारी चीज़ें ना उनको थोड़े से औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से जो है वो स्कूल में सिखाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात यह है कि शिक्षण का जो व्यवसाय है उसकी मुख्य बात क्या है कि मेहनत करके दूसरा धंधा चलाया जा सकता है। भाई पढ़ाने का सागा कोई और काम भी करियो जा सके।
नंबर बी है कि वेतन की तुलना में काम की मात्रा कम है। ये इसका मतलब नहीं है कि वेतन मिल रहा है, काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे की खतरा तथा जिम्मेदारी बहुत कम है, ना भी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है। नंबर डी कि बच्चों के साथ संबंध आनंद सुख में वृद्धि करना। सबसे महत्वपूर्ण जो एक शिक्षक होता है उसके शिक्षण का यही तरीका होता है कि वो बच्चों के साथ संबंध बनाए, उनको आनंद यानी कि खेल खेल में सिखाए, बच्चे में कोई डर ना हो, वो अपने तरीके से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। तो ये होता है शिक्षण व्यवसाय का सबसे अच्छा तरीका। तो नेक्स्ट है कि भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है, भाषा में अंतर के कारण। तो ये थे हमारी आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में भी आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर ही दो। और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खासतौर से BSTC बच्चों के लिए, अपने जितने भी रिलेटिव उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। 50 नंबर का जो मैटर है, 50 क्वेश्चन का मैटर है, 150 प्रश्न आपके बनने वाले हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी ने सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।